कहा जाता है कि कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोगों को इतिहास बना देता है। जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की बात होती है तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम जरूर लिया जाता है। उनके समर्थक उन्हें इजराइल के मिस्टर सिक्योरिटी मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें एक ऐसा नेता बताते हैं जो हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहता है। लेकिन इन डिबेट्स से अलग एक बात साफ है कि नेतन्याहू ने खुद को सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दुनिया की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल कर लिया। उनकी कहानी किसी आम राजनेता की कहानी नहीं है। इसमें एक कमांडो की हिम्मत है, एक राजदूत की समझ है, एक नेता की महत्वाकांक्षा है और सत्ता में बने रहने की गजब की क्षमता भी है। अगर आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एसीपी अजय सिंह राठौड़ की जीवन को देखें तो वहां भी एक निजी दर्द है। पिता पर हमला हुआ, भाई की जान गई और उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीवन का मिशन बन गई। नेतन्याहू की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कहानी फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की एक्सप्लोसिव पॉलिटिक्स और वर्ल्ड डिप्लोमेसी के मंच पर लिखी गई है। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। नाइनटीन 49 में तेल अवीव में जन्मे बेंजामिन नेतन्याहू का बचपन सामान्य नहीं था। उनके पिता बेंजामिन नेतन्याहू इतिहासकार थे और यहूदी राष्ट्रवाद के बड़े समर्थक माने जाते थे। परिवार कुछ समय अमेरिका में भी रहा। यही वजह थी कि युवा नेतन्याहू ने अमेरिकी कल्चर, अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी राजनीति को बहुत करीब से समझा। आगे चलकर यही बात उन्हें दूसरे इजरायली नेताओं से अलग बनाती है। वे बेहतरीन अंग्रेजी बोलते थे, अमेरिकी मीडिया की कार्यशैली समझते थे और दुनिया के बड़े मंचों पर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते थे। कहते हैं कि बचपन में परिवार का एक छोटा सा सदस्य बेंजामिन का नाम ठीक से नहीं बोल पाता था। वे उन्हें प्यार से बीबी कहकर पुकारता था और धीरे धीरे यही संबोधन पूरे परिवार में प्रचलित हो गया और आगे चलकर बेंजामिन नेतन्याहू की पहचान का हिस्सा बन गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इजराइल की प्रतिष्ठित स्पेशल फोर्स सायरेट मक्कल ज्वाइन की। ये यूनिट दुनिया की सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित कमांडो यूनिट्स में गिनी जाती है। यहीं से उनके भीतर फौजी अनुशासन और जोखिम उठाने की क्षमता विकसित हुई। 1972 में सबेना फ्लाइट हाईजैकिंग ऑपरेशन के दौरान वे कमांडो टीम का हिस्सा थे। इसी मिशन में एक साथी कमांडो की बंदूक गलती से चल गई और गोली नेतन्याहू को छूते हुए निकल गई। वे घायल हुए लेकिन मिशन सफल रहा। ये घटना बाद में उनकी जिंदगी के सबसे चर्चित किस्सों में शामिल हो गई। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका 1976 में लगा। उनके भाई योनातान नेतन्याहू युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर बंधकों को छुड़ाने के लिए एक साहसी ऑपरेशन में मारे गए। योनातान उस मिशन में जान गंवाने वाले एकमात्र इजरायली सैनिक थे। भाई की मौत ने बेंजामिन नेतन्याहू के भीतर तक बदल दिया। इसके बाद उन्होंने आतंकवाद और देश की सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता मान लिया। सैन्य सेवा के बाद नेतन्याहू अमेरिका गए और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में पढ़ाई की। उन्होंने प्रबंधन और वास्तुकला से जुड़े विषयों का अध्ययन किया। कुछ समय निजी क्षेत्र में काम किया, लेकिन उनका मन सार्वजनिक जीवन में था। जल्द ही उन्होंने डिप्लोमेटिक दुनिया में एंट्री कर ली और संयुक्त राष्ट्र के इजराइल के राजदूत बने। ये उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र में उनकी मौजूदगी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कैमरे के सामने सहजता, बेहतरीन अंग्रेजी और तथ्यों के साथ अपनी बात रखने की कला ने उन्हें पश्चिमी मीडिया का पसंदीदा चेहरा बना दिया।
उस दौर में ज्यादातर इजरायली नेता घरेलू राजनीति तक ही सीमित थे, लेकिन नेतन्याहू सीधे दुनिया भर के दर्शकों से संवाद कर रहे थे। वे टीवी स्टूडियो में जाते, आतंकवाद और मध्य पूर्व की राजनीति पर खुलकर बात करते और इजराइल का पक्ष मजबूती से रखते। धीरे धीरे वो सिर्फ राजदूत नहीं रहे, बल्कि इजराइल की सबसे मजबूत आवाज बन गए। 1990 के दशक में उन्होंने दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1995 में प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन की हत्या के बाद इजराइल की राजनीति में काफी हलचल थी। सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ रही थीं। नेतन्याहू ने इसी माहौल में खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 46 साल थी। वे इजराइल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि उनका पहला कार्यकाल ज्यादा स्थिर नहीं था। गठबंधन की राजनीति और लगातार विवादों के कारण 1999 में उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। बहुत से नेताओं के लिए ये राजनीतिक करियर का अंत साबित हो सकता था, लेकिन नेतन्याहू ने हार नहीं मानी। उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने कई आर्थिक सुधार किए और खुद को सिर्फ सुरक्षा के मुद्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अर्थव्यवस्था को समझने वाले नेता के रूप में भी स्थापित किया। पॉलिटिकल ऑथर और रिसर्चर डेरियन कावे अपनी किताब नेतन्याहू द मैन हु शेप्ड इजराइल में लिखते हैं, उनके फैसलों ने आम इजरायली लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और दुनिया में इजराइल की भूमिका दोनों को बदला। नेतन्याहू की पॉलिसीज का इजराइल की इकोनॉमी, मिलिट्री प्लान्स, घरेलू राजनीति और दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इसलिए नेतन्याहू को समझने का मतलब सिर्फ राजनीतिक खबरें देखना नहीं है, ये खुद इजराइल को समझने जैसा है। नेतन्याहू की जिंदगी का एक दिलचस्प किस्सा भी है। 2005 में वे पत्रकारों से बात कर रहे थे और हाथ में जलता हुआ सिगार था। कैमरे के सामने सिगार दिखाना उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में सिगार अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। कुछ ही सेकंड बाद जेब से धुआं निकलने लगा। पत्रकारों ने उन्हें टोका तो पता चला कि जेब में आग लगने लगी है। बाद में उन्होंने हंसते हुए कहा कि वहां धूम्रपान की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिगार जेब में रख लिया। ये किस्सा लंबे समय तक मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। सिगार बाद में भी उनकी राजनीति का पीछा करता रहा। उन पर आरोप लगे कि उन्हें अमीर दोस्तों से महंगे सिगार और उपहार मिले। इस मामले में जांच भी हुई और ये उनकी कानूनी परेशानियों का हिस्सा बना। हालांकि नेतन्याहू ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कई सिगार खुद ही खरीदे थे। 2009 में नेतन्याहू फिर प्रधानमंत्री बने और यहीं से उनका लंबा राजनीतिक दौर शुरू हुआ। अगले कई वर्षों तक वे इजराइल की राजनीति के केंद्र में रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत सुरक्षा का मुद्दा था। उन्होंने लगातार लोगों को ये संदेश दिया कि मध्य पूर्व जैसे अस्थिर इलाके में सिर्फ मजबूत नेतृत्व ही इजराइल को सुरक्षित रख सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उनका सख्त रुख भी इसी रणनीति का हिस्सा था। उनकी छवि को मजबूत बनाने में कुछ स्पीच की बड़ी भूमिका रही है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया गया उनका भाषण आज भी याद किया जाता है। इसी स्पीच में उन्होंने एक कार्टून स्टाइल बॉम्ब डायग्राम दिखाकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मेजर ग्लोबल इशू बना दिया था। उनके सपोर्टर्स ने इसे एक बोल्ड और इफेक्टिव मैसेज बताया। इसके बाद 2015 में अमेरिकी कांग्रेस में दिया गया उनका भाषण भी काफी चर्चित रहा। इस भाषण में ईरान परमाणु समझौते का खुलकर विरोध किया गया। इसने उन्हें अमेरिकी राजनीति में एक प्रभावशाली विदेशी नेता के रूप में स्थापित किया। अगर नेतन्याहू के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती सबसे ज्यादा चर्चा में रही। दोनों नेताओं की सोच कई मुद्दे पर मिलती थी। ट्रंप प्रशासन ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी और अमेरिकी दूतावास को वहां शिफ्ट कर दिया। इसे नेतन्याहू की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना गया। इसके अलावा गोलान हाइट्स पर इजरायली नियंत्रण को अमेरिकी मान्यता मिलना भी उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि रही।
दोनों नेताओं के बीच सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी अच्छा तालमेल दिखाई देता था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके रिश्ते काफी खास रहे हैं। 2017 में मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जब मोदी तेल अवीव पहुंचे तो नेतन्याहू ने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं की दोस्ती की तस्वीरें दुनिया भर के मीडिया में छाई रहीं। भूमध्य सागर के किनारे दोनों का साथ टहलना, एक दूसरे को गले लगाना और सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ दिखना काफी चर्चा में रहा। 2018 में जब नेतन्याहू भारत आए तो उन्होंने और मोदी ने गुजरात में रोड शो किया। इन मुलाकातों ने भारत इजराइल के संबंधों को नई ऊंचाई दी। नेतन्याहू की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी बोलने और लोगों से जुड़ने की कला भी है। वे जानते हैं कि कैमरे के सामने कैसे बात करनी है, विरोधियों के आरोप का जवाब कैसे देना है और अपने समर्थकों को कैसे प्रेरित करना है। संकट के समय वे अक्सर सीधे जनता को संबोधित करते हैं। उनके भाषणों में इतिहास, सुरक्षा और देश के गौरव की बात दिखाई देती है। वे खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जो आने वाले खतरों को पहले ही पहचान लेता है। हालांकि उनकी यात्रा विवादों से भरी रही है। भ्रष्टाचार के आरोप, अदालतों में चल रहे मुकदमे, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक संकट लगातार उनके साथ जुड़े रहे। कई बार ऐसा लगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। 2021 में वे सत्ता से बाहर भी हो गए, लेकिन 2 साल के भीतर उन्होंने फिर वापसी कर ली। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें ऐसा नेता मानते हैं जो मुश्किल हालात में भी वापसी का रास्ता ढूंढ ही लेता है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि उन्होंने इजरायली समाज को बांट दिया, जबकि सपोर्टर्स का दावा है कि ही हैज मेड द कंट्री सेफर एंड स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। लेकिन दोनों पक्ष एक बात पर सहमत नजर आते हैं, नेतन्याहू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे ऐसे नेता हैं जो बहस पैदा कर सकते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं और दुनिया की राजनीति को प्रभावित करते हैं। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इतिहास के ऐसे ही अनसुने किस्सों, बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों और उन फैसलों की कहानी जानने के लिए जिन्होंने देश की दिशा बदल दी, जुड़े रहिए फ्लैशबैक के साथ। इस शनिवार शाम 6 बजे हम लेकर आएंगे एक और दिलचस्प कहानी जो आपको अतीत के उन पन्नों तक ले जाएगी जिनका असर आज भी महसूस किया जाता है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए, राजनीति और एक्सप्लेनर्स के लिए आप दैनिक जागरण की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जागरण.com पर भी खबरें पढ़ सकते हैं। कैमरे के पीछे से प्रिंस सारंगल और मुझे यानी कि गुरप्रीत चीमा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक जागरण।